फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। देखो यार, चार्ज ऑफ जीएसटी जो चैप्टर है ना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर में बस आपको ये डिसाइड करना है कि आखिरकार जीएसटी का पैसा कौन देगा, सप्लायर देगा, रेसिपेंट देगा या कोई थर्ड पर्सन जीएसटी का पैसा देगा। तो सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 9 सबसेक्शन 1 बोलता है कि भैया हम एक टैक्स लगाएंगे जिसका नाम है सीजीएसटी। सर हम सीजीएसटी तो लगाएंगे, बट सीजीएसटी किसके ऊपर लगाएंगे? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। तो जितने भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होंगे उसके ऊपर हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर। एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो शराब है उसको छोड़ दो। और अब इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट भी है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड ENA। तो सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा और अनडीनेचर्ड ENA जिससे अल्कोहल बनता है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। कौन सी वैल्यू के ऊपर? तो जो वैल्यू हमारी सेक्शन नंबर 15 में निकलेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के हिसाब से, उस वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब मैक्सिमम जो सीजीएसटी का रेट हो सकता है वो होगा 20%, मैक्सिमम एसजीएसटी का रेट 20%। और अगर हम आईजीएसटी वाले चैप्टर की बात करेंगे, आईजीएसटी एक्ट की बात करेंगे, तो मैक्सिमम आईजीएसटी का रेट हो सकता है हमारा 40%। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। as may be notified by government on the recommendation of council and collected in such manner as may be prescribed। तो बस 9(1) में इतना से ध्यान रखना है कि सर ऑन ऑल द इंट्रा स्टेट सप्लाई वी विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सरकार मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकती है? 20% और 20%। अभी ये जो आप बोलते हो ना 28%, दैट इज नोटिफाइड रेट। उससे बढ़ाया जा सकता है और कितना लाया जा सकता है? 40% तक लाया जा सकता है। उसके बाद 9(2) बोलता है कि सर 5 प्रोडक्ट्स, कौन से 5 प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी जीएसटी नहीं आता, पर जैसे ही जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस तारीख से इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। 9(3) बात करता है कि गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करेगी जिसके ऊपर जीएसटी रेसिपिएंट को देना पड़ेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और जितने भी जीएसटी के कायदे, कानून, नियम, रूल्स, सेक्शन वो उस रेसिपिएंट पे लगेंगे। जैसे रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। तो देखो 9(3) क्या बोलता है, कुछ कुछ नोटिफाइड केसेस में रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ेगा and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax। 9(4) बोलता है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो अगर सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड है, उस केस में हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। और 9(4) के हिसाब से वहां पे उस रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। बस इतना ही है हमारा 9(4). इसके बाद सेक्शन नंबर 5। अब जैसा सेक्शन नंबर 9 है वैसा ही एज इट इज सेम सेक्शन नंबर 5 है, बस ये आईजीएसटी एक्ट का है। तो वहां पे इंट्रा वर्ड यूज करा था, यहाँ पे इंटर वर्ड यूज करा, वहां पे 20% यूज करा था, तो यहाँ पे 40% यूज करा है। बाकी पूरा सेक्शन एज इट इज सेम है। अब गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं है, करवाओ। इसका मतलब है आपके कोर्स में सिर्फ सर्विसेज का रिवर्स चार्ज है। अब सर सर्विसेज का रिवर्स चार्ज वो भी वही लगेगा जो सरकार ने केसेस नोटिफाई करे हैं। उन केसेस में जो पहला सेक्टर है वो है जीटीए।
गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म जीटीए, ये जीटीए कौन होता है, क्यों होता है। ये जो ट्रक वाले भैया है ना, इन्हीं को बोला जाता है क्या, जीटीए, जो आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। इन्होंने बोला भाई हर इंसान को जीटीए नहीं बोला जाएगा, जीटीए को जीटीए कहलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत ही कंपलसरी है, और वो डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कंसाइनमेंट नोट। इसका मतलब है अगर जीटीए के पास कंसाइनमेंट नोट नहीं है तो फिर जीटीए जीटीए कहलाने के लायक नहीं है। तो जीटीए का मतलब सर जिसका काम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का हो और जिसके पास एक डॉक्यूमेंट हो जिसे बोला जाएगा कंसाइनमेंट नोट। अगली चीज, जीटीए के ऊपर हमने तरह तरह के एग्जम्पशन भी पढ़े हुए। सर कौन से एग्जम्पशन पढ़े हुए, तो देखो जीटीए में एक तो एग्जम्पशन ये था कि अगर जीटीए स्पेसिफाइड गुड्स इधर उधर कर रहा है तो फिर वो जो स्पेसिफाइड गुड्स है उनके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। सर वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं, तो डोरेमोन वाले गुड्स को हमने स्पेसिफाइड गुड्स बोला था। डोरेमोन मतलब डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और फिर सर मैगजीन्स, फिर न्यूज़पेपर, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है। तो ये सारे गुड्स को हम बोलते थे सर डोरेमोन वाले गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स। अगर जीटीए ये स्पेसिफाइड गुड्स को इधर उधर कर रहा है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तब भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए अगर उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन तो लिया है बट एज अ टीडीएस डिडक्टर लिया है, उस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमारा ट्रांजिट कार्गो है एसोसिएटेड विद नेपाल एंड भूटान, उस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारे केसेस एग्जम्प्ट होने के बाद जो केसेस बच गए उन सारे केसेस के ऊपर अब हम जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, जीटीए वालों के केस में सर्विस टैक्स में भी पहले ऐसा प्रावधान लाया गया था कि रिवर्स चार्ज लाए। ये जीटीए वालों ने उस टाइम पे हड़ताल करी थी, बोले यार जीएसटी हम तो नहीं देंगे। और जीटीए वाला बोला अगर हमारे सेक्टर के ऊपर जीएसटी लाया तो फिर सारी ट्रकें रुक जाएगी, सारा जो भी आइटम है आपका रुक जाएगा, कोई शॉप पे, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई होलसेलर के पास नहीं जाएगा। इनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो सरकार ने बोला ठीक है यार जीटीए वाले आपसे जीएसटी नहीं लेंगे, अगर हम सामने वाले से ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो जीटीए ने बोला ठीक है यार उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ कुछ गुड्स को एग्जाम करो। तो सरकार ने कुछ कुछ गुड्स को क्या कर दिया, एग्जाम। तो सर जीटीए में सरकार ने दो ऑप्शन दिए। एक तो सरकार ने ऑप्शन दिया है 12% वाला। जीटीए खुद बोल रहा है कि भैया मैं जीएसटी देने के लिए रेडी हूं, सामने वाले को परेशान मत करो। ठीक है भैया, अगर जीटीए खुद बोल रहा है कि मैं जीएसटी देने के लिए रेडी हूं तो फिर 12% वाला ऑप्शन ले ले। और उस 12% वाले ऑप्शन में जीटीए पता है कौन सा मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्योंकि खुद जीटीए ने ही बोल दिया कि मैं जीएसटी देने के लिए रेडी हूं। अच्छा, जो 12% वाला ऑप्शन है ना, उसमें एक चीज याद रख, जो भी जीटीए गुड्स और सर्विसेज लेगा उसका जीटीए को आईटीसी भी मिल जाएगा। सर क्या सामने वाले को आईटीसी मिलेगा? राजा सामने वाले को तो हर केस में आईटीसी मिलेगा, वहां पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 12% वाले ऑप्शन में जीटीए खुद टैक्स देगा, कौन से मैकेनिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगला ऑप्शन है कौन सा, 5% वाला। अब 5% में दो बातें, एक तो 5% में रिवर्स चार्ज। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपको दिमाग नहीं लगाना, 5% में बाय डिफॉल्ट क्या करना है, आपको रिवर्स चार्ज ही लगाना है। रिवर्स चार्ज का मतलब है जीटीए को टैक्स नहीं देना, जो सामने वाला सर्विसेज ले रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर, बट 5% वाले ऑप्शन में एक नुकसान है। 5% वाले ऑप्शन में ये नुकसान है कि आपने जो भी परचेस करा, जो भी सर्विसेज जीटीए ने ली, उसका आईटीसी जीटीए को भूलना पड़ेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को। ठीक है सर, हाँ रेट कम हो गया,
अब जीटीए के मन में एक ऐसा डाउट आया कि यार मेरे को है ना ऑप्शन तो 5% वाला ही चाहिए, बट मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद जीएसटी दे सकता हूं। ऑप्शन कौन सा चाहिए? 5% वाला, पर मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद जीएसटी दे सकता हूं। तो हमने बोला ठीक है जीटीए, आप चाहो तो 5% में फॉरवर्ड चार्ज एक्सरसाइज कर सकते हो, और क्योंकि आप फॉरवर्ड चार्ज एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप दे देना जीएसटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको वो फिर आईटीसी छोड़ना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्रक्स क्या है? क्रक्स इतना सा है कि 12% में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, 5% में दो बातें हैं, कुछ क्वेश्चन ना कहे तो रिवर्स चार्ज, पर अगर क्वेश्चन ने कुछ कह दिया तो फिर फॉरवर्ड चार्ज 5% में भी लग सकता है। 12% वाले में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं, 12% वाले में आपको सारा आईटीसी मिल जाएगा, 5% वाले में आपको आईटीसी का त्याग करना पड़ेगा। रेसिपिएंट को हमेशा आईटीसी मिल जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जीटीए में एक और बात, अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो फिर भगवान भी नहीं रोक सकता जीएसटी ना लगने से, क्योंकि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में हमेशा जीएसटी लगेगा ही लगेगा। सर इसको हमने याद करा था, पता है कैसे? पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी, कहां जाके? सोसाइटी में जाके। सर ये क्या है पीसी? पीसी स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फर्म, फिर सी स्टैंड्स फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीसी ने बीसी को, बी स्टैंड्स फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो पीसी ने बीसी को फरारी दी, फरारी मतलब फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, और फरारी कहां जाके दी? सोसाइटी में जाके दी। तो सर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में हमेशा हमेशा जीएसटी लगेगा। डन क्लास। उसके बाद सर ये सब कोई काम का नहीं है। ये बता देता हूं कि एफसीएम का ऑप्शन विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, मतलब एक बार अगर जीटीए ने बोल दिया तो फिर आगे वाले सालों में भी एफसीएम का ऑप्शन ही लगेगा। पर अगर जीटीए चाहे तो आरसीएम में रिवर्ट बैक कर सकता है, पर कब तक कर सकता है? सर 1 जनवरी के बाद और 31 मार्च के पहले पहले, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। सर कोई भी अगर नया जीटीए है तो उसे सरकार को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि भैया मुझे कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगर जीटीए खुद चाह रहा है एफसीएम में पे करना तो सरकार को बताना पड़ेगा। सर कितने दिन में बताना है? 45 डेज बिफोर अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और 1 month फ्रॉम डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो बस इतने दिन में आप बता देना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, एडवोकेट। अब देखो एडवोकेट का क्या सी, सप्लायर इज एनी इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट, और रेसिपिएंट है हमारा बिजनेस एंटिटी। अब जब भी मैं आपको आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट बोलूं तो समझना कि मैं कंपनी और एलएलपी की बात कर रहा हूं। जब भी मैं आपको आरसीएम में बिजनेस एंटिटी बोलूं तो समझना मैं वो बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूं जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है, एज द केस मे बी, ठीक है। ये 10, 20, 40 क्या है राजा? ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। अब सुनो ध्यान से, सप्लायर इज एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट। ये सर्विसेज दे रहे हैं किसको? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या? वो एंटिटी जिसका टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है। सर वो एंटिटी जिसका टर्नओवर 10, 20, 40 से कम है तो राजा वो एग्जेम्प्ट होता है। एडवोकेट अगर इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है पर्सनल यूज के लिए, एग्जेम्प्ट। एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम है तो भी क्या? एग्जेम्प्ट। एडवोकेट अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन तो लिया है बट एज अ टीडीएस डिडक्टर लिया है तो वहां पे भी क्या? एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो आधी से ज्यादा सर्विसेज तो एडवोकेट की एग्जेम्प्ट है, पर कुछ कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है तो वहां पे जीएसटी लगेगा तो सही, पर किसको देना पड़ेगा? सामने वाले को देना पड़ेगा। डन का ग्लास। एक और चीज, अगर सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है
कि सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी लगेगा और सीनियर एडवोकेट को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बारीक बात। चलो उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देगा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा वहां पे भी बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी वही जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 से ज्यादा है। इसके बाद अब आ जाओ आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप क्या होता है? ये सर जो आपने बनाया है वो स्पॉन्सरशिप ही तो है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, आईपीएल को बहुत पैसे की जरूरत रहती है और पेटीएम हो गया, वीवो हो गया, बायजूस हो गया, इन सबको एडवर्टाइजमेंट की लालच होती है। आईपीएल प्लेटफॉर्म भी बड़ा है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं डियर आईपीएल आप हमसे पैसे ले लो, तो आईपीएल इनसे पैसे ले लेता है। अब आईपीएल के को पैसे मिल गए और पेटीएम, बायजूस और ये सब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं सर, इनका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो सप्लायर मतलब जिसको पैसा मिला, तो किसको पैसा मिला? आईपीएल को, तो आईपीएल हो गया कौन? सप्लायर। रेसिपेंट मतलब जो पैसा दे रहा है, तो कौन पैसा दे रहा है? सर ये पेटीएम, बायजूस पैसा दे रहे हैं, तो वो कौन हो गए? हमारे रेसिपेंट। अब सुनो ध्यान से, स्पॉन्सरशिप में लॉ मेकर बोलता है कि सप्लायर इज एनी पर्सन। एनी पर्सन में सब आ गए राजा, विराट कोहली भी आ गया, कंपनी भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, क्योंकि सर जीएसटी में जो पर्सन की डेफिनेशन है उसमें सभी कवर्ड हो गए। रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी एंड एलएलपी, और अब पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें है ना चार्ज वाले चैप्टर में चीजें याद रखनी पड़ती है कि हु इज द सप्लायर, हु इज द तो ये जो स्पॉन्सरशिप है इसमें सप्लायर कौन है, रेसिपेंट कौन है, और पार्टनरशिप फर्म। तो ही जाके रिवर्स चार्ज में इस बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी देना पड़ेगा। फिर एक बात बताओ, सप्लायर कंपनी है, रेसिपेंट भी कंपनी है, आरसीएम लगेगा? हाँ राजा आरसीएम लगेगा, क्योंकि सप्लायर एनी पर्सन और एनी पर्सन में कंपनी तो आ ही गई, और रेसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम लगेगा। सप्लायर कंपनी है, रेसिपेंट कोई इंडिविजुअल है, सर जीएसटी तो लगेगा क्योंकि स्पॉन्सरशिप का कोई एग्जम्पशन नहीं है, बट इसमें फिर कंपनी को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस। देखो गवर्नमेंट में हमने बहुत सारे एग्जम्पशन पढ़े, याद है आपको कि भूल गए आप? सर याद तो है, तो बताओ क्या क्या एग्जम्पशन हमने गवर्नमेंट में पढ़े थे। सर देखो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एक तो हमने बात करी थी पीवीटीआर। पीवीटीआर क्या था? पोस्ट ऑफिस, वेसल, ट्रांसपोर्टेशन और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और यहाँ पे आपको वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इनको छोड़ के कोई भी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को दी है, वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 तक है, तो एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट ने वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 से ज्यादा है, तो वहां पे आप एक बार लिमिट चेक करो। 5,000 रुपए की लिमिट है कि अगर सर्विसेज की वैल्यू अप टू 5,000 है एग्जेम्प्ट, और अगर सर्विसेज की वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो जीएसटी तो लगेगा, बट जीएसटी कौन से मैकेनिज्म में लगेगा? आरसीएम में लगेगा। आरसीएम का मतलब है जो सामने वाला है उसे बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा। सर ये 5,000 की लिमिट कैसे देखनी है? पर ट्रांजैक्शन देखनी है। देखो अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो 5,000 की लिमिट आपको पर ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी, पर अगर सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है और साल भर में बहुत ट्रांजैक्शन हो रहे, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको ये जो लिमिट देखनी है वो देखनी है 5,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है डन। देखो यार यही है
सर सप्लायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, रेसिपिएंट इज एनी बिजनेस एंटिटी। और ये जो 4 सर्विसेज है यहाँ पे सर ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। और इसमें जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें तो राजा ये भी नहीं देखना कि सामने वाले का टर्नओवर कितना है। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 5,000 की लिमिट देखनी है। हाँ सर इन तीनों में 5,000 की लिमिट देखनी है क्या? नहीं, इन तीनों में तो 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 5,000 वाली लिमिट तो देख लेना, बट वो मत देखना कि भैया बिजनेस एंटिटी का पिछले साल टर्नओवर कितना था, उससे कोई लेना देना नहीं है। डन, ठीक है। अब एक और चीज सुनो ध्यान से, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक अमेंडमेंट भी आया है। अमेंडमेंट देखो इतना सिंपल है, सप्लायर और रेसिपिएंट, ठीक है, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है तो राजा एग्जिप्ट। रेसिडेंशियल पर्पस नहीं है, कमर्शियल पर्पस। इसमें सरकार ने बोला कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो जीएसटी तो लगेगा और ये जो रेसिपिएंट है इसको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म में देना पड़ेगा? आरसीएम में देना पड़ेगा। डन क्या क्लास? ठीक है, तो बस सर इतनी सी ही बात है, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इसमें हो सकता है आप थोड़ी सी गड़बड़ कर लो। उसके बाद बिल्डर रिलेटेड सर्विसेज, ये बहुत ही सिंपल है, टीडीआर और एफएसआई। ये अगर आपने ट्रांसफर करा और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ अ लैंड 30 साल से ज्यादा, इसमें सप्लायर इज एनी पर्सन और रेसिपिएंट इज प्रमोटर। प्रमोटर मतलब बिल्डर, तो यहाँ पे ये जो बिल्डर है इसे जीएसटी देना पड़ेगा आरसीएम। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर इधर काली टी शर्ट इधर देखो बेटा, है ना, और लेट के मत देखा करो रे क्लासेस, आराम से बैठ के देखा करो। मुझे सब मालूम है आप अपने घर पे क्लासेस है ना, मजे से सोफा पे लेट के देखते हो, उठ के बैठ जाओ और इधर ध्यान दो। चलो सुनो, सप्लायर इज डायरेक्टर और डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है। अगर इस डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो वो तो शेड्यूल नंबर 3 से ही बाहर हो गया, पर इस डायरेक्टर को फीस मिल रही है तो भैया इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब डाउट ये है क्या डायरेक्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा? तो सरकार बोलती नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन लेगी और कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहां पे सप्लायर कौन है रे? डायरेक्टर। रेसिपिएंट कौन है? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। और डायरेक्टर भाई को सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सैलरी है वो तो कहां पे आउट हो गई है? शेड्यूल नंबर 3। यहाँ पे डायरेक्टर भाई को क्या मिल रही है? फीस। और जिसका टीडीएस कट रहा है अंडर सेक्शन 194J और 194J भी एज द केस मे बी। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्टर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एम्प्लॉई नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और आप ये वाले चार्ट को ध्यान रखना कि अगर टीडीएस 192 में कटा तो सैलरी है, सैलरी है तो नॉट अ सप्लाई, शेड्यूल नंबर 3 में कवर हो गया। बट अगर टीडीएस 194J में कटा तो फिर सैलरी नहीं है, प्रोफेशनल फीस है और जीएसटी लगेगा कौन से मैकेनिज्म पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डन। एक और डाउट इतना सा है कि सर एक बात बताओ, अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो क्या उस पे भी आरसीएम लगेगा? फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का कोई घर पड़ा हुआ था, उसने कंपनी को यूज पे लिए दिया। लॉ मेकर बोलता है डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर कोई आरसीएम नहीं लगेगा, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो इफ डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी देन रिवर्स चार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ठीक है, अगला है हमारा इंश्योरेंस एजेंट। बहुत ही सिंपल, देखो टोटल 2-3 एजेंट है। इंश्योरेंस एजेंट एक रिकवरी एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट सर वो एलआईसी वाले, तो सप्लायर इज एन इंश्योरेंस एजेंट, रेसिपिएंट इज
एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो इस केस में जो हमारा रेसिपेंट है उसको जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब वो एलआईसी वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, रिकवरी एजेंट, सप्लायरिज्म। अब ये जो रिकवरी एजेंट है ये लोग वसूली करवाते हैं। काय की वसूली? सर पैसे की वसूली। और काय की वसूली? तो अगर बैंक्स लोन देती है और ये लोग टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो फिर बैंक्स घर में क्या भेजती है? रिकवरी एजेंट। अब ये रिकवरी एजेंट किसका है वो याद रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में बोल दिया रिकवरी एजेंट ऑफ कार डीलर तो फिर भैया एफसीएम ही लगेगा, क्योंकि चार्ज वाला चैप्टर बहुत स्पेसिफिक है, शब्दों पे चलता है। तो सप्लायर इज अ रिकवरी एजेंट, रेसिपिएंट इज अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। इसी केस में जो कमीशन मिलेगा उस पर क्या लगेगा? बाकी जो भी दूसरे रिकवरी एजेंट है वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक। अब सुनो ध्यान से, सपोज करो यहाँ पे है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर अरिजीत सिंह, इन्होंने कुछ म्यूजिक बनाया और म्यूजिक कंपनी को बेच दिया, डेट इज टी सीरीज, जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक, बहुत सारे। या फोटोग्राफर ने कुछ फोटो वोटो बनाया और प्रोड्यूसर को बेच दिया, आर्टिस्ट ने कुछ बना के बेच दिया। तो यहाँ पे बड़े इंसान तो ये म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर है, तो इस म्यूजिक कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद ऑथर। ऑथर हमेशा याद रखना बागबान मूवी से, कल परसों ही चल रही थी शायद बागबान मूवी। तो सर सप्लायर ऑथर मतलब अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने बुक बनाई और आलोकनाथ पब्लिशर्स को कॉपीराइट सेल करा। अब फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि जो आलोकनाथ पब्लिशर है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देंगे। बट ऑथर के केस में सरकार ने बोला कि अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद भी जीएसटी दे सकता है। बट उस केस में ऑथर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और ऑथर को इनवॉइस में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो ऑथर कैन चूज टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज अगर ऑथर ने क्या लिया है? रजिस्ट्रेशन लिया है और फिर ऑथर ने इनवॉइस पे डिक्लेरेशन भी दिया है। एक और चीज सर, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? ये ऑप्शन वैलिड रहेगा हमारा 1 साल के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पर ट्रांजैक्शन हम ऑप्शन चलाए। ऑप्शन आपने लिया है फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के लिए तो मिनिमम आपको 1 साल तक तो ऑप्शन चलाना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा ओवरसीइंग कमेटी। ये ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है? सर अगर यहाँ पे ओसी होता है, यहाँ पे आरबीआई होता है, यहाँ पे बैंक्स होती है और यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, बैंक्स नॉर्म्स को स्टडी करे बिना लोन दे देती है। तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है ओवरसीइंग कमेटी, और आरबीआई ने बोला कि भैया अगर कोई भी बैंक 250 करोड़ से ज्यादा का लोन दे रही है तो ओवरसीइंग कमेटी के अप्रूवल के बिना वो लोन नहीं दे सकते। तो नाउ ओवरसीइंग कमेटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई। बदले में आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी को कुछ फीस दे रही है। सर जीएसटी लगेगा? हाँ भैया जीएसटी लगेगा, पर ओवरसीइंग कमेटी तो खुद आरबीआई ने बनाई है, तो जीएसटी कौन देगा? आरबीआई। कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। डन क्लास। उसके बाद इंडिविजुअल डीएसए। यहां पे मैंने बोल दिया आपको इंडिविजुअल डीएसए। देखो शब्दों का माया जाल है। सर डीएसए कौन होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जो बिकवाते हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? डीएसए। आजकल तो लोन एप्लीकेशन भी डीएसए के थ्रू पास होती है और डीएसए को कमीशन मिलता है। तो सप्लायर इज एनी इंडिविजुअल डीएसए। अब रेसिपेंट कौन है? सर बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इस केस में जो हमारा रेसिपेंट है, जो हमारी बैंकिंग कंपनी है, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म में देना पड़ेगा? सर आरसीएम में देना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि अगर सप्लायर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर सप्लायर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। अब अगला है हमारा बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट।
ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, एक होता है बीएफ, एक होता है बीसी। बीसी का मतलब है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बैंक की छोटी सी ब्रांच। अब बीसी बड़ा आदमी है, बीएफ और बीसी में कोई पूछे कौन बड़ा, तो बीसी बड़ा आदमी है, क्योंकि बैंक की छोटी सी ब्रांच। अब ये दोनों सर्विसेज देते हैं बैंक को, और बदले में बैंक इनको कमीशन देती है। अब एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ा था कि भैया अगर रूरल एरिया ब्रांच है, अगर रूरल एरिया ब्रांच है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया ब्रांच के केस में तो जो कमीशन मिला वो बीएफ को मिला, बीसी को मिला, दोनों को क्या करो, एग्जेम्प्ट करो। पर अगर अर्बन एरिया ब्रांच है तो टैक्सेबल रहेगा। और इसमें इन्होंने बोला कि भैया अगर बीएफ सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो जो बैंकिंग कंपनी है उसे जीएसटी देना पड़ेगा कौन से मैकेनिज्म में, आरसीएम में। पर अगर बीसी सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो फिर बैंकिंग कंपनी को जीएसटी देने की कोई भी आवश्यकता, इसका मतलब है फिर किसको ही देना पड़ेगा, बीसी को ही देना पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर बस इतना सही है। सप्लायरिज्म, रेसिपिएंटिज्म, तो लग जाएगा क्या, आरसीएम। फिर अगर बीएफ बीसी का एजेंट है, बीसी का एजेंट मतलब मोर और लेस ये बात कर रहे हैं बीएफ की, या कोई भी चलो दूसरा है, तो इफ एन एजेंट ऑफ बीसी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बीसी, then BC is the person liable to pay GST under reverse charge mechanism। इसका मतलब है सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दो बार जीएसटी देना है। एक तो जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, और बदले में जो हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को क्या मिल रहा है, तो बदले में जो हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पैसा मिल रहा है कमीशन का, एक तो उसके ऊपर जीएसटी देना है, और दूसरा अगर एजेंट ऑफ बीसी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बीसी, जहां पे बीसी कमीशन बांट रहा है किसको, एजेंट को, तो वहां पे भी राजा बीसी को ही जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, डन। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस। अब ध्यान से समझना है सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है। देखो, सिक्योरिटी में सरकार को डर लगता है कि कहीं सिक्योरिटी वाले भाग ना जाए, तो सरकार ने बोला कौन नहीं भागता है, तो इन्होंने बोला देखो साहब, अगर कंपनी बनी रहती है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, क्योंकि कंपनी पे बहुत नियम कायदे कानून लगते हैं। तो सिक्योरिटी में इन्होंने बोला अगर सप्लायर कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में हमने बोला हमें ज्यादा भरोसा इस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है, सप्लायर के ऊपर नहीं है। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको जीएसटी देना पड़ेगा किसमें। तो एक बात बताओ, सप्लायर ने खुद बॉडी कॉर्पोरेट बना के रखी, और रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी है, क्या आरसीएम लगेगा? कोई आरसीएम नहीं लगेगा बेटा। क्यों आरसीएम लगेगा? यहाँ पे क्या ही लगेगा। तो आरसीएम कब लगेगा? व्हेन सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ, और रेसिपिएंट इज। अब कुछ कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानेंगे, तो सरकार ने बोला कि भैया हम इन इंसानों को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानेंगे। सबसे पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, इन्होंने भले रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, और वो भी एज ए टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, पर इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सर अगर सप्लायर कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रजिस्टर्ड है, टीडीएस डिडक्टर वाला रजिस्ट्रेशन है, उस केस में भी आरसीएम नहीं लगेगा, उस केस में भी क्या ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। और पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब सर उस कंपोजिशन स्कीम वाले से भला क्या ही जीएसटी लेना। तो
अदर देन बीसी। रेसिपेंट अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो भी आरसीएम नहीं लगेगा, तो भी क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। डन क्लास, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, सप्लायर इज लेंडर, रेसिपेंट इज बोरोवर। इस केस में बोरोवर को जीएसटी देना पड़ेगा, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला आ जाओ आप, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज अगर कोई भी ले रहा है तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लीजिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज कोई भी ले रहा है तो उसका आईटीसी इज ब्लॉक्ड, अदर देन आप अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। ठीक है, अब सुनो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी जीटीए जैसी बात है, दो रेट है, 5% और 12%। में तो दिमाग की मत लगाना, 12% में ऑलवेज जीटीए में भी फॉरवर्ड चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे इन्होंने बोला 5% में बस एक ही केस में रिवर्स चार्ज लगाएंगे, when supplier is any person other than body corporate, recipient is a body corporate, उसी केस में क्या लगाएंगे, रिवर्स चार्ज। बाकी सारे के सारे केसेस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। बोलो माता रानी की जय। तो सर 5% में रिवर्स चार्ज बस एक ही केस में, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, वहां पे क्या लगाओ आप, रिवर्स चार्ज लगाओ। तो सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, चुप्पे चाप क्या लगा दो, एफसी। ठीक है सर, रेट आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 5% वाला रेट यूज करा है या 12% वाला रेट यूज करा है। ठीक है, देखो आरसीएम में एक चीज याद रखना, अगर कुछ भी ना कहे और जीटीए में अगर कह दे 5%, तो भैया आरसीएम, और यहाँ पे भी अगर कह दे 5% और क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो ही केस में क्या लगाना, आरसीएम। पर अगर दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर भी और रेसिपिएंट में, तो आरसीएम मत लगाना, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगाना। डन। ठीक है सर, आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सबसे पहले मोटर व्हीकल, इसमें एक सर्कुलर है, सर्कुलर बहुत सिंपल है, अगर आपने किसी से गाड़ी भाड़े पे लिए, रेंट पे लिए, तो वहां पे क्या लगाओ, आरसीएम। बट अगर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया है, तो यहाँ पे आपने गाड़ी कोई भाड़े पे नहीं लिए, यू हैव टेकन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो यहाँ पे क्या ही लगेगा, तो राजा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। ठीक है, डन। उसके बाद आईजीएसटी एग्जम्पशन, आईजीएसटी एग्जम्पशन नहीं, आईजीएसटी का रिवर्स चार्ज। सर सप्लायर इज एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी और रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन, ये बहुत सिंपल है, देखो इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, सप्लायर इंडिया के बाहर लोकेटेड है, टैक्सेबल नहीं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सप्लायर इंडिया के बाहर लोकेटेड है, रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड है, तो वो रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करना आसान है। पर क्या है ना, जो ओइडार वाली सर्विसेज, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो ओइडार वालों में हमने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो अमेजॉन प्राइम से ही जीएसटी का पैसा लेंगे। ठीक है, तो वो ओइडार वाले जो सर्विसेज लेते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, सिंपल। उसके बाद एक सेक्शन आया है राजा, सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 94 बहुत ही सिंपल है, 94 बोलता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड। यहाँ पे हम कुछ कुछ केसेस में क्या लगाएंगे, आरसी। अभी इन्होंने एक ही सेक्टर नोटिफाई करा है जो कि है बिल्डर। इन्होंने बोला कि डियर बिल्डर, आपको 80% गुड्स किससे खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर्ड से खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है सर जो बच गया 20% वो अनरजिस्टर्ड से खरीद सकते हैं क्या, हाँ राजा वो तो अनरजिस्टर्ड से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब है सर अगर हमने रजिस्टर्ड से 75 खरीदा, हमने आपको बोला था कितना खरीदो, बचा कितना, तो ये जो बचा हुआ 5 है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, सर 80 खरीदा, 20 कोई आरसीएम नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड से सिर्फ कितना खरीदा, हमने आपको बोला था कितना खरीदो 80, आपने कितना कम खरीदा, तो ये जो 79 है उस 79 पे क्या लगेगा, ठीक है, बस इतनी सी ही बात है।
तो 94 यही बोलता है। और सीमेंट और कैपिटल गुड्स में ऑलवेज आरसीएम, वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सीमेंट में भी आरसीएम लगेगा और कैपिटल गुड्स में भी क्या ही लगेगा राजा, आरसीएम ही लगेगा। ठीक है, वहां पे ये 75-20 80-20 वाला रूल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला 95 बहुत ही सिंपल और मजेदार है। 95 देखो क्या बोलता है, किसी किसी केसेस में न तो सप्लायर को जीएसटी देना है और न ही रेसिपिएंट को जीएसटी देना है। उस केस में जीएसटी पता है किसको देना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी देना। ऐसे 95 में 4 से केस बताए हैं और जो कि अब 5 हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ओला, सप्लायर इज अ ड्राइवर, रेसिपेंट है कोई हमारी मुन्नी, मुन्नी हमारी कौन है, रेसिपेंट। अब मुन्नी तो जीएसटी देगी नहीं, भाया भाया करेगी। पर सर न तो मुन्नी जीएसटी दे रही है और ड्राइवर से जीएसटी लेना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार बोलती है देख यार ओला, ये सब तेरे से जुड़े हुए हैं ड्राइवर, तो ओला हम तेरे को पकड़ते हैं और ओला तू जीएसटी दे दे, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले से 95 कहां कहां पे लगेगा, ये देखो, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट। इन्होंने बोला भैया देखो ओला का बोला हो, रैपिडो हो, रेड बस हो, इन सब के ऊपर 95 लगेगा, मतलब इन सबको ही जीएसटी देना पड़ेगा। न हम सप्लायर को परेशान करेंगे और न ही हम रेसिपिएंट को परेशान करेंगे। पर इन्होंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, अगर ओमनी बस है और ओमनी बस चलाई जा रही है वाया कंपनी, अब ये समझना ये क्या कहना चाह रहे, देखो अब सपोज करो यहाँ पे रेड बस, और रेड बस के थ्रू कौन कौन चला रहा है सर, ओमनी बस चला रही है और एक कंपनी चला रही है, राज रतन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब राज रतन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है भैया हमारी कंपनी कोई छोरों से कम है क्या। तो राज रतन वाला बोल रहा है भैया हम कंपनी, हमको ऐसा वैसा मत समझो, हम कोई जीएसटी नहीं चुराएंगे। तो हमने बोला ठीक है यार, ओमनी बस अगर आप कंपनी के थ्रू चला रहे हो तो जीएसटी का पैसा आप ही दे दो, हम रेड बस को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें ना एक नियम होता है, नियम होता है टीसीएस का। टीसीएस का नियम बड़ा सिंपल है। देखो टीसीएस क्या बोलता है कि जो भी अमेजॉन पेमेंट करेगा ना सप्लायर को, तो जितना भी सपोज करो 1000 रुपए और 180 रुपए का ट्रांजैक्शन है 1180 रुपए, ये 1000 रुपए का 0.5% अमेजॉन को कलेक्ट करना पड़ेगा और अमेजॉन 1180 देने की जगह 1175 रुपए देगा। 5 रुपए का जो जीएसटी है वो अमेजॉन गवर्नमेंट को देगा। मतलब सर 180 में से 5 रुपए अमेजॉन ने दिए तो 175 रुपए कौन देगा, ये सप्लायर दे देगा। आया आपको समझ, बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, ठीक है सर ये हमको समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब अगर पूरा जीएसटी पे करा है किसने, हमारे ओला में अगर ड्राइवर है और कोई ओमनी बस का केस नहीं है, तो पूरा जीएसटी कौन पे करेगा, ओला पे करेगा। तो यहाँ पे कोई टीसीएस की बात नहीं हो। बट अगर रेड बस है और ओमनी बस, और वो भी कौन, तो यहाँ पे सर जीएसटी ओमनी बस ये कंपनी रेडी है पे करने को, तो क्या टीसीएस की बात होगी, यहां से टीसीएस की बात होगी। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद दूसरा, सर्विसेज बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस। सर ओयो की बात कर रहे हैं लोग, तो ओयो के केस में ये क्या बोल रहे हैं कि सर ओयो के केस में अगर सामने वाला खुद रजिस्टर्ड है, सपोज करो होटल झुमझुम, तो होटल झुमझुम का कोई इतना ज्यादा टर्नओवर नहीं है, तो होटल झुमझुम का कोई जीएसटी नंबर, तो भैया ओयो जीएसटी दे देगा।
पर सपोज करो होटल रेडिसन भी ओयो में लिस्टेड है, तो भाई होटल रेडिसन तो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, क्योंकि होटल रेडिसन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर होटल रेडिसन जीएसटी पे करेगा और ओयो भाई को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। 10 क्लास। उसके बाद सर थर्ड है अर्बन क्लैप। तो अगर सामने वाला जो भी सर्विसेज दे रहा है वाया अर्बन क्लैप वो रजिस्टर्ड है, तो अर्बन क्लैप टीसीएस काटेगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पूरा जीएसटी ही कौन देगा, अर्बन क्लैप वाला दे देगा। और अब लास्ट है राजा रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में ध्यान रखना, अगर आपने कभी जोमेटो से खाना मंगवाया है तो ये इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर जोमेटो उस रेस्टोरेंट से खाना ला रहा है जहां पे रहने की भी सुविधा है और खाने का भी है, और उस रेस्टोरेंट में कोई भी एक कमरा ऐसा है जिसका रेट 7,500 से ज्यादा है, जिसका रेट, तो उस केस में वो होटल को बड़ा माना जाएगा और वो होटल ही जीएसटी का पेमेंट करेगा। सर अगर होटल जीएसटी का पेमेंट करेगा तो क्या टीसीएस की बात नहीं होगी, तो टीसीएस की बात भी होगी। पर सर अगर छोटा मोटा होटल है जिसका या तो सर वहां पे रूम की सुविधा ही नहीं है, या अगर रूम की सुविधा है तो रेट होगा 4,000 5,000, तो इस केस में पूरा जीएसटी जोमेटो को ही पे करना पड़ेगा और फिर कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। सर इसको हम याद कैसे रखें, तो ऐसे याद रखो ना कि हमारी क्लास का एक लड़का है जिसका नाम है मोहन, और मोहन को मिली है चिंकी, वाओ, और मोहन को जाना है चिंकी के साथ कहाँ पे, ओयो। उसके दोस्तों ने बोला मोहन तुम साइकिल पे मत जाओ, हम तुम्हारे लिए ओला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मोहन चिंकी को लेके गया तो नल की टोटी खराब थी, टोटी समझते हैं आप लोग, तो अगर नल की टोटी खराब थी तो मोहन ने फटाफट अर्बन क्लैप वाले को फोन लगाया। अर्बन क्लैप वाली आंटी आ गई और अर्बन क्लैप वाली आंटी ने टोटी वोटी सब सही कर दी। उसके बाद चिक्की ने बोला मोहन इस रेस्टोरेंट में तो नॉनवेज भी मिलता है, मैं इधर खाना कैसे खा सकती हूँ। तो मोहन ने अंदर से तो गाली बकी, बट मोहन ने बोला बोलो आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला मेरे को कोई अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के दो, और उस रेस्टोरेंट से मंगवा के देना जहाँ पे रहने की सुविधा भी हो और जिसका रूम रेंट 7,500 से ज्यादा हो। सर ऐसी बकवास बात क्यों करी, क्योंकि वो लड़की थी इसलिए? अरे नहीं भाई, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी रूम, उनका ऐसा मानना है कि अगर 7,500 से ज्यादा है तो फिर बड़ा होटल होगा। देन क्या क्लास, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना मोहन और चिंकी की कहानी से। एक और चीज सर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में लोकेटेड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो भी पर्सन रिप्रेजेंट करेगा वो, इफ इको हैज नाइदर फिजिकल प्रेजेंस और ना ही कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो भी बंदा इको अपॉइंट करेगा बस उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक सिंपल सा पॉइंट, बहुत टाइम से आया नहीं है, अमेंडमेंट तो बहुत टाइम से हो गया है। सर एक बात बताओ, ये जो छोटे छोटे वेंडर हैं जो ब्लिंकिट जेप्टो पे सप्लाई करते हैं, इन्हें भी जीएसटी नंबर चाहिए क्या? देखो पहले तो चाहिए रहता था, अब सरकार ने थोड़ा रिलैक्सेशन लाया है। सरकार ने बोला कि भैया अब अनरजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हैं विदाउट जीएसटी नंबर। इनफैक्ट कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं। गजब, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो खुश हो गए, पर हमने बोला इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं, हमारी बहुत सारी क्या है कंडीशन, शर्त है। तो हमने बोला ठीक है बताओ तो सही क्या क्या कंडीशन है। तो हमारी सबसे पहली शर्त तो ये है कि भैया आप इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब ये लाई ये ब्लिंकिट जेप्टो ये छोटे छोटे लोगों के लिए, कि आप चाहो तो आप अपने धंधे को इनके ऊपर रजिस्टर करा दो, पर वादा करो कि इंटर स्टेट सप्लाई। एक और वादा करो कि एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई नहीं करेंगे। आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, आपको कॉमन पोर्टल पे आपका पैन, एड्रेस और स्टेट ये बताना पड़ेगा। फिर एक और चीज, आपको मिलेगा एक नंबर जिसको बोला जाएगा क्या, एनरोलमेंट नंबर। फिर एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं होना चाहिए।
ई कॉमर्स ऑपरेटर वादा करे कि भैया ना तो इंटरेस्ट रेट करेगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर एक और वादा करे कि ये जब तक इनका माल नहीं बेचेगा जब तक इनके पास क्या नहीं है। ठीक है, डन क्या क्लास? और फिर सर जैसे ही इनका टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा थ्रेशोल्ड से, तो ये जो इनका एनरोलमेंट नंबर है ये हो जाएगा वॉइड, और फिर इनको लेना पड़ जाएगा कौन सा नंबर? जीएसटी नंबर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और वो जो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी जल्दी से क्लिक करो, और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास सारी रेलेवेंट वीडियोस आती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।